आप लोगों का ढेर सारा स्वागत। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में भी आप लोग दैनिक जागरण के निमंत्रण पे इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। ये दैनिक जागरण का जो चर्चा कार्यक्रम है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत आयोजन है। दैनिक जागरण हमेशा अपने सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति बहुत सचेत रहता है। चुनाव के इस महापर्व में भी वो वास्तविक मुद्दे जानने, राजनेताओं के साथ जनता का संवाद करने के लिए ऐसे आयोजन अपने डिजिटल माध्यम पे, प्रिंट के माध्यम पे और सारे माध्यमों पे करता रहता है, जो ये संवाद मौका देता है कि आपके बीच कुछ अतिथियों को बुलाया जाए और आप जैसे जो जिनको अपने मतदान करना है, अपने मत देना है या मत देने का मन बनाना है, वो जनप्रतिनिधियों से या उनके राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं, पदाधिकारियों के जरिए अपने सवालों के जवाब भी पा सकेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, भाजपा के प्रवक्ता जी को बुलाना चाहता हूं, वो पोडियम पे स्थान ग्रहण करें। दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी स्थान ग्रहण करें। बहुत डिमांड है पब्लिक की। सीपी राय जी, डॉक्टर सीपी राय, आप सारे प्रवक्ताओं का स्वागत है। फॉर्मेट शो का ये है कि आप तीनों लोगों को 5-5 मिनट फ्री है, आप अपनी पार्टी का मत अपना रख सकते हैं। इसके बाद हम और हमारे लोग, दैनिक जागरण के लोग और जनता जो जनार्दन यहाँ बैठी हुई है, वो अलग अलग मुद्दों पर आपसे सवाल लेगी। तो सबसे पहले मैं आलोक अवस्थी जी को निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात जनता के बीच में रखें। लोकतंत्र का महापर्व इस समय देश में चल रहा है और हम सबको उसमें सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें यहाँ पर देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और नरेंद्र मोदी जी के पहले का देश कैसा था। नरेंद्र मोदी जी के पहले का देश, जब हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता छोड़ी थी, तो देश की आर्थिक स्थिति विश्व में 11वें स्थान पर थी और कांग्रेस के पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में वो 11वां स्थान बरकरार रहा। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से जो देश का एक तरह से पूरा रिफॉर्म हुआ, हम जो बात कहते हैं कि हम देश को बदलेंगे, नया भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत 5वीं बड़ी विश्व में आर्थिक शक्ति बना। आज मोदी जी ने ये गारंटी दी है कि हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। भारत के नागरिक अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत आशा भरी नजरों से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बराबर बूस्ट कर रहे हैं। 3 करोड़ हमारे पास 2014 में इनकम टैक्स पेयर थे, आज 8 करोड़ संख्या उनकी हो चुकी है। आज भारत कहां पर खड़ा है, ये आपको सुन के गर्व होगा। आज भारत डिफेंस प्रोडक्शन में, जो हम पहले जो है बाहर से आयात करते थे हथियार, आज भारत जो है निर्यात कर रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक जो है डिफेंस प्रोडक्शन जो है भारत का हो चुका है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई ही है। दूसरा बड़ा स्थान भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज विश्व में है। तीसरा स्थान भारत का आज विश्व में है। हम एविएशन स्ट्रक्चर में जो है हम तो आज तीसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, चौथा स्थान विश्व में हमारा स्टॉक एक्सचेंज रखता है, क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी रहेगी। आज ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, उसमें भी भारत जो है आज चौथा स्थान प्राप्त कर रहा है। हम जो है 5वें स्थान में है सोलर एनर्जी कंजम्पशन में। तो आप सोचिए कि कितनी ग्रोथ स्टोरी भारत की बड़ी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की दिशा में जा रहे हैं और सोलर एनर्जी में भी हमारा 5वां बड़ा कंजम्पशन हो गया है। 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हम विश्व के स्टार्टअप के क्षेत्र में। आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप
भारत में जो है लग चुके हैं और लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। यूनिकॉर्न की अगर हम बात करेंगे, ये सब बातें मोदी जी के आने के पहले कोई यूनिकॉर्न वर्ड जानता नहीं था और ना ही स्टार्टअप की चर्चा होती थी। आज भारत 110 यूनिकॉर्न भारत लगा चुका है। हम विश्व में सबसे बड़ी ये जो है ग्रोथ करने वाले यूनिकॉर्न में है। और आपको ये जानकारी देनी होगी कि एक यूनिकॉर्न $1 बिलियन के बराबर होता है, यानी कि 8,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाकर के एक यूनिकॉर्न बनता है। और कम से कम 5,000 लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, तो जाकर वो यूनिकॉर्न चलता है। तो यह भारत में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि आई है। हमारा हाईएस्ट जो है इस समय जो है FDI, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है जो मोदी जी के राज में। फॉरेन रिजर्व $200 बिलियन के ऊपर हमारा जा चुका है। एक्सपोर्ट हम $775 बिलियन का इस समय कर रहे हैं। यह लगभग जो है 2014 से दुगने स्तर पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। और रोजगार की जहां तक बात आती है, हमेशा विपक्ष जो है रोजगार के बारे में कहता है, तो रोजगार में हम ये कहेंगे कि EPFO का आंकड़ा जो है वो सबसे एक रजिस्टर्ड और एक ऐसी संस्था है जो अपने आंकड़े इश्यू करती है कि हमने कितने उसने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो 18 करोड़ 10 साल के अंदर 18 करोड़ EPFO में जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे कि रोजगार की क्षमता आपको मालूम पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है जो आमूल चूल परिवर्तन हमने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। 10 साल के अंदर 7 IIT बनाए हैं, 7 IIM बनाए हैं। आलोक जी बस 2 मिनट और। 15 एम्स जो है हमने बनाए हैं पिछले 10 सालों में। 17 IIIT हमने जो है इस 10 वर्षों में बनाए हैं। 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है हमारी सरकार ने जो है पूरे देश में किया है। आज 28 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से रोज नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और रेल ट्रैक 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आज रेल ट्रैक बन रही हैं। तमाम आप वंदे भारत जैसी ट्रेनों को आप देख रहे हैं कि जो आज विश्व की ट्रेनों से स्पर्धा कर रही है। और 3,70,000 किलोमीटर की हमने ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। आगे आने वाले हम 5 सालों में जो लक्ष्य रखा है मोदी जी ने, उसमें यही कहा है कि हम 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को हम 5 लाख का बीमा हम इस बार दे रहे हैं। इसमें कोई भी हम इसमें किसी भी आय वर्ग को शामिल कर रहे हैं। 3 करोड़ हम लखपति दीदी बनाएंगे। 2 करोड़ हम नए घर बना करके जो है फिर से देंगे। 4 करोड़ हम बना के दे चुके हैं। और बाकी कोई बातें आएंगी मैं आगे कह दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत आंकड़े रखे। अब मैं दीपक रंजन जी को चाहूंगा कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री आलोक अवस्थी से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कृपया करके देश का बंटवारा ना करें। देश हमारा तब भी मजबूत था और देश हमारा आज भी मजबूत है और देश हमारा आगे भी मजबूत रहेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जागरण की आपकी पूरी टीम को कि इतना अच्छा, इतना सुंदर आपने जो MP थिएटर में आज आपने जो है यहाँ पे शाम सजा रखी है। लेकिन इत्तेफाक से, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि ये भी समाजवादी सरकार की ही देन है। ये भी समाजवादी सरकार में इतना अच्छा लोहिया पार्क जो है बन करके तैयार हुआ। ये काम विकास की कर रहे थे। मैं इनके किसी भी विकास के कामों पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, ये बात ऊर्जा की कर रहे थे और बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पावर प्लांट इन्होंने लगाया हो तो हमें बताने का काम करें। चलिए छोड़िए, चूंकि ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है और परसों जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। और मैं आप सब लोग यहाँ पे जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, जितने भी देवतुल्य लोग बैठे हैं, मैं आपसे विनती जोर करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सब चूल्हा तभी जलाना, पहले अपने घर परिवार वालों को कह करके आना कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग जो है ये एक ऐसा अधिकार आपको दिया है, संविधान ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है कि जिसके द्वारा आप सरकार बना सकते हैं। और 10 साल से जो सरकार चल रही है, जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी देने का काम किया है, उस सरकार को आप बदल भी सकते हैं। आज इनका विकास की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, ये उसी तरीके से एम्स की बात कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने 56 इंच का सीना चौड़ा करके मंच पे भरी सभा से कहते हैं कि दरभंगा जो बिहार में आता है, दरभंगा का एम्स जो है सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि हकीकत तो यह है कि दरभंगा की अभी तक जमीन तक अधिकृत नहीं हुई।
तो आज की तारीख में जब जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात कर रही है, और जब इनसे जनता आज काम के आधार पर इनसे वोट देना चाहती है, तो ये जब इनसे काम के आधार पर लोग इनसे बात करते हैं तो ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम पे चले आते हैं। जब जनता इनको हिंदू मुस्लिम से नकारती है, फिर हमारी बहन बेटियों के मंगलसूत्र पे चले आते हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि जो सोना, जो हमारी बहन बेटियां, हमारी घर की महिलाएं, जो सोना 1 तोला सोना जो 22,000 23,000 रुपए का आता था 2014 से पहले, वही सोना 76,000 रुपए का हो गया है। क्या इन लोगों के लिए मंगलसूत्र बनाना आसान हो गया है? आज की तारीख में अगर मंगलसूत्र को छीनने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब कोविड में हमारे घर परिवार के लोग, हमारे वृद्ध माता पिता, या हमारा भाई, या हमारे शुभचिंतक, या हमारे मित्र यार, जब कोविड की बीमारी से जूझ रहे थे, यही हमारी माताएं बहनें थी जिन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख करके हम लोग का इलाज कराने का काम किया था। ये क्या मंगलसूत्र को बचाने की बात करेंगे? उसके बाद ये आ गए इनहेरिटेंस टैक्स पे आ गए। इनहेरिटेंस टैक्स पे इन्हीं के जो है पूर्व जयंत सिन्हा जी और अरुण जेटली जी ने उसकी वकालत की थी, इनहेरिटेंस टैक्स की। जबकि ना कांग्रेस पार्टी के कहीं मैनिफेस्टो में है, ना कहीं इंडिया ब्लॉक के मैनिफेस्टो में है। ये जयंत सिन्हा जी आपके साथ थे और जब उन्होंने वकालत की थी इनहेरिटेंस टैक्स की, अरुण जेटली साहब अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने भी वकालत की थी। आपसे पहले सवाल जवाब दे दो, और मैं तो चैलेंज करता हूं, यहाँ पे सम्मानित जनता लखनऊ बैठी हुई है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी जी, आप ही की तरफ संबोधित होकर मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ पर अगर एक डेवलपमेंट का काम उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से हो, मैं अभी चैलेंज करता हूं उनको, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मैं भी डिबेट छोड़ करके चला जाऊंगा। कहीं शिक्षा के दिशा में, कहीं स्वास्थ्य के दिशा में, कहीं कोई प्लांट लगा दिया हो। आप दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी आपको डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, सब समाजवादी सरकार की देन है। हमने काउ मिल प्लांट लगाने का काम किया, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। तो ये क्या, हम तो चैलेंज कर रहे हैं इनसे कि अगर एक डेवलपमेंट का काम उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, कहीं एक अच्छा स्कूल इन्होंने बना दिया हो, कहीं कोई अस्पताल इन्होंने बना दिया, इसका उत्तर देंगे। हम चाहेंगे भी ये दें, बिल्कुल जवाब। मैं राजी को देना चाहता हूँ, नहीं, सीपी राजी को। आप अपनी बात रखें। लखनऊ के मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं केवल अपनी बात करूंगा, कांग्रेस की तरफ से खड़ा हूं, उसी की बात करूंगा। आज़ादी मिली थी, कैसे मिली सबको पता है, उसके बारे में जिक्र करने की बार बार जरूरत नहीं, इतिहास में दर्ज है। क्या हालत थी, अंग्रेज हमारा खून चूस के चला गया था, लूट के ले गया था, यहाँ से हमें बर्बाद करके छोड़ गया था, यहाँ तक कि हमारे सैन्य गोला बारूद तक उठा ले गया था अपने, और हम बहुत बुरी हालत में थे। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, आज जिस अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, वो अर्थव्यवस्था उसी सरकारों की देन है जिसने मौजूद नींव रखी। आज हम अगर देश दुनिया की 5 सैन्य शक्ति में एक हैं, वो इसलिए है कि उन सरकारों ने उसकी नींव रखी। हालात ऐसे पैदा कर दिए कि 65 हो या 71 का वार हो, और उसके बाद फिर वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी कारगिल का वार हो। हम इसलिए उसको हम जीतने में कामयाब रहे, हम एक देश के 2 टुकड़े करने में कामयाब इसलिए रहे क्योंकि उसकी कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी और सेना को उतना मजबूत बनाया। हम उन सारे कामों में आगे बढ़ रहे थे। उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी की समझ में आया था कि आने वाला समय अंतरिक्ष की चुनौतियों का होगा, और उन्होंने उसके लिए नींव रखी। और आज ये भारत तमाम दुनिया के देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। आज कोई भी बीमार होता है, वो आखिर एम्स में ही क्यों भागता है? क्योंकि उसकी नींव हमारी मंत्री ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस जमाने में रखी थी। आज भी IIT और IIM, वो IIM अहमदाबाद हो, वो लखनऊ हो, वो अन्य जगह के हो, वो IIT चाहे रुड़की से शुरू करिए और बॉम्बे तक चले जाइए, वो सारी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। ये जितने भी सारे काम देश में हुए हैं, वो एक सतत प्रक्रिया होती है। कोई काम आज शुरू होता है और आने वाले समय में उसके परिणाम दिखलाई पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था के भी जो परिणाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आपको याद होगा एक समय था जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया था, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, वो सोना भी वापस आया, और उसके बाद यह देश मजबूत हुआ। आपको याद होगा पूरी दुनिया में जब मंदी आ गई थी और तमाम दुनिया के देशों के बैंक बंद हो रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, और वहां के लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही थी, उस वक्त भी हमारे नेता नरसिम्हा राव और उसके बाद मनमोहन सिंह, इन लोगों ने यहाँ पर मंदी का कोई असर नहीं होने दिया। ये आप सबको याद होगा। हम ये पुरानी बातें सिर्फ मैं एक रेफरेंस के लिए कहना चाहता हूँ, वैसे सबको सब याद है। हम लोग किस स्कूल में पढ़े सबको याद है, आलोक भाई किस स्कूल में पढ़े उनको याद है, हमने किन अस्पतालों में अपना इलाज कराया हमको याद है।
कहाँ पर हमारे लोग नौकरियां कर रहे हैं। हमारा बेटा अगर एमबीए और बीटेक पास हो गया तो कहाँ नौकरी कर रहा है, वो किन लोगों ने उसकी शुरुआत की, वो सारे समाज को याद है। अब आज बड़ी चुनौती है, ये चुनाव देश के सामने बड़ी चुनौती है। वैसे मेरे जैसे लोगों का मानना तो यह है, अमेरिका में नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। मेरे जैसे लोगों का, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मेरा मानना है यह स्थिति सारी दुनिया में होनी चाहिए। एक आदमी ज्यादा दिन रह जाता है तो तानाशाह हो जाता है, और तानाशाही पूरी दुनिया में कहीं अच्छी साबित नहीं हुई। वो तानाशाही चाहे फौज की हो, वो तानाशाही किसी नवाब की हो, या वो तानाशाही किसी राजा की हो, वो कभी अच्छी साबित नहीं हुई। वहां कितने बुरे हालात देखने पड़ते हैं, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इस बार, आपने देखा संस्थाएं कैसे रौंदी गई, आपने देखा कि संसद में 150 सांसदों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया और 44 कानून सीधे बिना बहस के पास कर दिए गए। नियम था कि साल में कम से कम 100 दिन संसद चलेगी। संसद कितने दिन चली है, विधानसभा कितने दिन चलती है, आप सबको पता है। ये संस्थाएं बनाई गई, संविधान का जिन लोगों ने निर्माण किया उनमें कौन लोग थे? बाबा साहब अंबेडकर, उनकी पढ़ाई देख लीजिए। और कौन लोग थे? वो जो बैरिस्टर थे, वो जो आईसीएस थे, जिन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। वो चाहते तो अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन लोगों ने देश के लिए संघर्ष करना कबूल किया। किसी को यह पता नहीं था कि उनको अंग्रेज फांसी चढ़ाएगा या गोली मारेगा, जेलों में जिंदगियां काटी। उन लोगों ने कई कई दिन छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करके संविधान बनाया, और उस संविधान में उन संस्थाओं का निर्माण किया कि कौन सी संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगी। इस 10 साल की सरकारों में उन संस्थाओं को कैसा रौंदा गया, ये आपने देखा है। अब मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। न्यायालय की हालत आपको याद है, 5 जजों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी आपको याद होगी। आपको याद होगा जनरल नरवणे ने एक किताब लिखी है, जिस किताब पर इस चुनाव तक के लिए रोक लगा दी गई है। ये चुनाव जब खत्म होगा तब जनरल नरवणे की वो किताब जारी हो पाएगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अग्निवीर योजना बिना हमसे पूछे बनाई गई और ये सेना के भविष्य के लिए खिलाफ है। और जब वो किताब आ जाएगी तब आप जानेंगे। हम लोगों ने इन सारी चीजों पर चिंतन और मनन किया। राहुल गांधी ने यह तय किया कि मैं इस देश को करीब से देखूंगा जैसे महात्मा गांधी ने देखा था, और वो कन्याकुमारी से चले और पैदल चलते चले गए, कश्मीर तक गए। उनको यहां तक कहा गया, आपको याद दिला रहा हूं खाली, जो वो दिल्ली के करीब पहुंचे, आपको याद होगा सारे मंत्रिमंडल में मुंह पर अपने वो पहन लिया कि बीमारी से बचने के लिए उन्होंने अपने मुंह पर पहन लिया। और जो ही राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से बाहर गई, अचानक कोरोना खत्म हो गया। जो वो कश्मीर के पास पहुंचे, उनको कहा गया आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, और राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे सफेद कपड़े को लाल कर दो, इसके पहले भी मेरे घर में मैंने खून देखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कश्मीर तक वो चल करके गए थे। उस राहुल गांधी ने जब 4000 किलोमीटर पैदल चले और 6700 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नाप लिया और करोड़ों लोगों से मिल लिए, तब हमने एक न्याय पत्र तैयार किया। ये हमारा नहीं है, ये जनता की डिमांड का पत्र है। इसमें हमने कई तरह की न्याय की बात की है, मैं उन मुद्दों तक सीमित रहूंगा। हमने नौजवान के न्याय की बात की है। कहा यह गया था अगर कोई सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरी रोज देंगे, लेकिन 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, ये हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है। 30 लाख रोजगार से केंद्र सरकार और तमाम सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं में खाली पड़े हुए हैं। हमने वादा किया है 4 तारीख जून को हमको जिताइए, 24 जून को हम 30 लाख रोजगार का विज्ञापन निकाल देंगे, अक्टूबर में हम उसका इम्तहान करा लेंगे और दिसंबर में हम आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। ये हमने वादा किया है। हमने वादा किया है हमारी सरकार बनाइए, जो भी बच्चों ने कर्जा ले रखा है पढ़ने के लिए, हम वो कर्जा माफ कर देंगे। हमने वादा किया है कि जो भी नौजवान इम्तहान देता है सरकारी नौकरियों के लिए, हम उससे फीस नहीं लेंगे। हमने यह वादा किया है कि गरीब घर की औरत को 1 लाख रुपया यानी 8,500 रुपया हर साल देंगे। हमने यह वादा किया है हर गरीब आदमी को 25 लाख रुपए का बीमा देंगे। हमने यह वादा किया है वो नौजवान जो डिप्लोमा इत्यादि पास है उन सबको हम पहली नौकरी देंगे, और कंपलसरी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का हम कानून बनाएंगे, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में भी पहले रोजगार के रूप में उसको 1 लाख रुपया देंगे। ये हमने वादा किया है। बहुत बहुत आपने सीपी राय जी आपने समय लिया, खाली एक मिनट चलिए। हमने वादा किया है कि हम 5000 करोड़ रुपए का हर जगह फ्रंट बनाएंगे जिससे नया रोजगार चालू कर सके आदमी। हमने यह वादा किया है किसान से कि आपकी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग है एमएसपी लागू करने की, उसको हम मानेंगे, उसको हम लागू करेंगे। और इससे भी बड़ी बात मैं इनको छोड़ देता हूं, हमने इसमें कहा है संवैधानिक न्याय की बात,
और हमको नहीं बोलने दिया संसद में। हमने वादा किया है कि संसद में हफ्ते का एक दिन विपक्ष का हुआ करेगा और विपक्ष जो मुद्दा तय करेगा सिर्फ उस पर बहस होगी। हमने वादा किया है बहुत कम से कम 100 दिन संसद चलेगी। बहुत हमने टाइम वादा किया है, समय कम है, आपको ज्यादा मिल गया है। हमने वादा किया है कि हम मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं मैं करेंगे। आलोक अवस्थी से कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि आप लोग देश बांट रहे हैं, कुछ किया ही नहीं, जो किया कांग्रेस ने किया, सपा ने किया। तो आप अपना जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं, जो कि अभी हमारे कांग्रेस के पैनलिस्ट बोल रहे थे यहाँ पे। इन्होंने कहा हमने एक देश के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, आपने बांग्लादेश बनवाया, लेकिन इस देश का बंटवारा क्यों किया वोट अपनी सत्ता के खातिर? क्यों पाकिस्तान बनने दिया? क्या कारण था कि बाद में आपको उस पाकिस्तान को जो है दो टुकड़े करने का मौका मिला? पाकिस्तान बनाने का कोड़, पाकिस्तान बनने का दोष आपके नेताओं के ऊपर जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कश्मीर का जो एक आपने नासूर बनाया था 370 लगा के और 35A लगा करके, वहां के नागरिकों को, देश के बाकी नागरिकों से वहां पर उनको नौकरी नहीं मिलती थी। वहां के सफाई कर्मचारियों को वहां पर जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। उनको वहां पर जो है केंद्र सरकार की सारी योजनाएं वहां लागू नहीं होती थी, आरक्षण लागू नहीं होता था। आज भारत ने 370 हटा करके हम जो कहते थे वो करके दिखाया है, और यह 370 के समर्थक रहे। आज तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि 370 कर लेते। और बात संविधान की चर्चा कर रहे हैं। संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, एक गरीब महिला 74 वर्ष की शाहबानो, जिसको पति ने घर से बाहर निकाल दिया 3 तलाक देकर के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। उस शाहबानों को न्याय तक नहीं मिलने दिया, संविधान बदल दिया इन्होंने जाके संसद के अंदर। राजीव गांधी के नाम पर जो है ये वो पढ़ता है। और अभी हमारे मित्र इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे थे, वो भी इधर ही जाता है। इनके मुख्य सलाहकार आज कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स हम लगाएंगे, यानी कि आप सबकी संपत्तियों के ऊपर जांच बैठेगी, आपका आर्थिक सर्वेक्षण होगा, और उसके बाद जब देने का काम किया जाएगा उसके लिए इनके पास तुष्टीकरण के वाले एक वोट बैंक है जिसको ये बांट कर देंगे। और राहुल गांधी का ये भाषण है, उन्होंने कहा था कि हम जो है आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, लोगों के घरों पे जाके देखेंगे किसकी कितनी संपत्ति है, और उस संपत्ति को हम लेकर के फिर जो है हम एक विशेष वर्ग को देंगे। ये उनका भाषण है और ये पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहले कहते थे कि आप 80 करोड़ जनता को अनाज देकर के उनको आश्रित क्यों बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 करोड़ पे 5 किलो राशन पे तो आपको बहुत ज्यादा आपत्ति थी। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 किलो राशन पर क्यों आ गए? क्या अब वो कौन सा आचरण प्रस्तुत करने वाले हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और तमाम स्वामीनाथन आयोग की बात करी इन्होंने। मैं आपको 2 आयोग और बताता हूं, एक काका कालेलकर का आयोग था और एक मंडल आयोग था। काका कालेलकर आयोग भी जो है जनता के दबाव में इन्होंने बनाया कि पिछड़ों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करके उनको हिस्सा दिया जाए। बनाया, उसके बाद उसको जो है कूड़े के ढेर में डाला। मंडल आयोग में इन्होंने बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया, उसको कूड़े में डाला। और जहां तक स्वामीनाथन की बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। हमने एमएसपी पे दुगना प्रॉफिट देने की बात करी, इन्होंने उसको नहीं लागू किया। इनके पास 10-10 साल सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसके पहले सरकारें रही हैं। पैसा देश में 57 साल राज किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और ये बात करते हैं हम संविधान बदल देंगे। अरे आपने तो ये कहा है ना, हमने संविधान की जो बात करी है, संविधान तो आपने तब बदला था जब आपके पास सत्ता थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके संविधान बदला था। आप संविधान बदलने की बात करते हैं। हमने संविधान में जो संशोधन किए हैं, 10 साल से बहुमत की सरकार है, संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारा संशोधन क्या है? हम 370 को हटाते हैं, हम 35A को हटाते हैं, हम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हैं, हम जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देते हैं, हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसका हक देते हैं, और ये सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाते हैं, संविधान का संशोधन करते हैं। तो ये और बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। और रही हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के मित्र की बात जो मैं करना चाहता हूं, आपको पता है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। बिजली की बात कर रहे थे हमारे मित्र।
5 वीआईपी राज्यों में 24 घंटे बिजली आती थी, बाकी जगहों पे बिजली नहीं आती थी, कटौती होती थी। इस लखनऊ के अंदर लोड शेडिंग होती थी। आज हर जिले के अंदर बिजली जा रही है, निर्बाध रूप से बिजली जा रही है, क्योंकि अब कोई वीआईपी जिला नहीं, सारे जिले वीआईपी हैं हमारे लिए। ये हम करके दे रहे हैं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया होता था और वो एक जहां पर सबकी लूट करता था, टेंडर पूल करता था, बदमाशी करता था। आज हमने उन माफियाओं को उनके घर पर भेजा है और आज एक डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद की रचना करते हैं, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं और लोकल लोगों को जो है उसका हक मिलता है, वो अपना वो बेच पाते हैं। राम मंदिर बनाने की हम बात करते थे, हमसे पूछते थे कि राम मंदिर की तिथि नहीं बता रहे हो। जब हमने तिथि बताई कि भैया राम मंदिर बनने जा रहा है, न्योता भिजवाया दोनों दलों को, बोले भैया हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। हम वो हिसाब आज भी देख रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आप जो है एक जो संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया है उसको उसमें भी आप शामिल होने में डर रहे हैं। और आज भारत आप देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत चंद्रमा तक पहुंचा है, मंगल ग्रह की हम यात्रा कर रहे हैं। आज जो है स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश का गरीब अपने इलाज कराने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखता था, जेवर गिरवी रखता था, 10 लोग आके भीख मांगता था, तब जाके इलाज करा पाता था। मोदी जी ने यह अवसर दिया है, जो गरीबी देखी है। ये दोनों नेता चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए इनके नेता जो हैं, इन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई है, अपनी पार्टियों को डुबोया है। चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, 2012 में एक नया चेहरा आया था कि हम जो है सरकार जो है बनाएंगे, सबने बहुमत दिया था, मुलायम सिंह जी यादव ने उनको गद्दी दी थी। लेकिन अखिलेश यादव के पूत के पांव पालने में 2 साल में देख के 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में जनता ने साफ कर दिया। उसके बाद इनको मौका नहीं दिया। 17 के विधानसभा में 3/4 बहुमत हमको दिया। उसके बाद से चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव में, हर जगह इन दोनों पार्टियों को मौका नहीं दिया है। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम तुष्टीकरण नहीं करते और हम साफ साफ चाहते हैं कि जो चीज ठीक है, हमको लगता है आलोक जी आपने अपनी काफी बातें रख दी, तो सबको मौका मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और हमने जिनको निवेदन किया है, जो आप लोगों के लिए सुनने आए हैं, हाँ आपको दूंगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। 370 से लेकर के प्रभु श्री राम के मंदिर से लेकर के संक्षिप्त में मुझे थोड़ा सा समय बस दे दीजिए कि मैं इनकी बातों को कम से कम पब्लिक के बीच में आ जाए, लोग जान तो सके इनकी सत्यता क्या है। इन्होंने कहा कि देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, सीधे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको आपने अभी भी भारत रत्न दिया, वो जिन्ना जी की कब्र पे क्या करने गए थे? राहुल अब बीच में मैंने एक बार आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने एक बार जब मौका आएगा मिलेगा, मैंने एक बार आपको बाबर वाले हैं ना, अरे अभी मैंने तारीफ किया आप लोग की। कौन वाला है ये सब पता चल जाएगा 4 जून को आपको। उसके बाद आप धारा 370 हटाने की बात करते हो। अगर जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम है तो वहां पर लोकसभा के साथ साथ आप विधानसभा का चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हो? आप घाटी में आपके 3 प्रत्याशी क्यों नहीं खड़े हुए है? कोई जवाब? मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल किया आदरणीय जी, मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप लखनऊ में एक डेवलपमेंट का काम बता दी, ये ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता था, कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, और कहां मयसर नहीं रोशनी पूरे शहर के लिए। आप 20 तारीख के बाद खाली हो जाना, मेरे साथ चलना, पूरे दिन आपको अपने घर बिठा लूंगा या आप अपने घर बुला लेना और देखना कितने बार बिजली जाती है। मेरे घर 2012 से 17 की सरकार में 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती थी। मैं चैलेंज कर दूं आपको, आप मेरे साथ 20 तारीख के बाद थोड़ा समय निकालिएगा और मेरे साथ चलिएगा और दिन भर रहिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, चाय नाश्ता। आप लोगों के दावे वादे नहीं सब जनता के बीच में है। एक काम नहीं बता पाए लखनऊ का, एक काम नहीं बता पाए लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ का एक काम नहीं बता पाए। देखिए, एक मिनट एक देख लीजिए कि ये अकेले हैं, आप लोग डबल हो। नहीं, डबल का सवाल नहीं, हमारे साथी हैं, भाई हमारे, तो ये भाई हमारे, आप कंक्लूड करिए, फिर एक इनसे लेते हैं, फिर पब्लिक के पास जाते हैं। कुछ सवाल उठे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। कश्मीर का बंटवारा, डॉक्टर पांडे बैठी है, प्रोफेसर है विश्वविद्यालय में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे उस मंत्रिमंडल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने विरोध व्यक्त किया? 370 जब लगा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका कोई विरोध किया था क्या? नंबर 1 बात। दूसरा, आपने 370 का जिक्र किया है, प्लीज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने अपने मोबाइल में गूगल खोल लीजिए और देखिए क्या सचमुच 370 खत्म हुआ है या 370 धारा का इस्तेमाल करके उसके कुछ प्रोविजन खत्म हुए हैं। और 2013 का प्लीज ये भी गूगल खोल लीजिए। मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उनका 2 पेज का लंबी चिट्ठी है,
जिसमें उन्होंने इस फूड गारंटी बिल का विरोध किया है। प्लीज आप अपने गूगल में खुद चेक कर लीजिए। 2013 में यह फूड गारंटी बिल कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। सुषमा स्वराज जी नेता विरोधी दल थी, उन्होंने सदन में विरोध किया कि कहां से देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, पैसा कहां से लाएंगे। और फर्क सिर्फ इतना है, कांग्रेस पार्टी 2 रुपए किलो गेहूं देती थी और 3 रुपए किलो चावल देती थी, जिससे 2 ही रुपए से ही गरीब आदमी उसे 2 रुपए में खरीद के स्वाभिमान से खाए, उसको ये न लगे कि मुफ्त का खाना खा रहा है। तीसरा ठीक सवाल इन्होंने उठाया। है सीपी राजीव, मैं आपको रोकता हूं। एक मिनट, नहीं, दो जवाब दे दूं मैं, 2 जवाब। तो 10 किलो आपने एक जवाब कहा था, आप 2 कर रहे हैं। 2 जवाब दे दूं, इनके सवाल है। अरे 10 किलो अनाज अरे नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं जवाब नहीं दूंगा तो अधूरा हो जाएगा। एक सवाल इन्होंने कहा जाति जनगणना पर, हमारा विरोध आप कर लो, हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। इस देश का हक है कि लोगों को यह मालूम पड़े कि देश की आबादी कैसी है, कितनी है और लोगों की परिस्थितियां कैसी है। उसी के आधार पर कानून बनता है, उसी के आधार पर नीतियां बनती हैं। चौथा, इन्होंने हम पर आरोप लगाया मंदिर का। मंदिर जिस दिन पूरा हो जाएगा, अधूरे मंदिर में पूजा करने की परंपरा सनातन धर्म में नहीं है, हम उसके विरोधी हैं। सनातन धर्म कहता है मंदिर पूरा हो जाएगा तब पूजा करेंगे। चारों शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया, उस विरोध के हम साथ खड़े हैं। आप हमको जो कहना चाहो कहो, हम सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। मंदिर पूजा होगा, पूरा होगा, हम सब जाएंगे पूजा करने। सनातन धर्म के साथ खड़े हैं और अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम एक समाज को खाने की और पहनने की स्वतंत्रता देंगे। ये मैनिफेस्टो क्या खिलाना चाहते हैं आप उनको? ये सबको मैनिफेस्टो स्वतंत्रता है, खाने पीने की। आप क्या गाय ये का मांस खिलाना मैनिफेस्टो चाहते है। हैं? जो मेरी आपने खाने प्रार्थना की है। स्वतंत्रता की बात करी है, मेरी आपको प्रार्थना जवाब है। देना पड़ेगा कि मेरी कौन सा मैं शोर नहीं करता। पर्सनल लॉ लागू करने की बात नहीं एक मिनट सुन ले। है। आपके मैनिफेस्टो में आपने जो लिए एक हुए बात कह दी, हैं, एक बात इसमें कह दी। लिखा हुआ है कि हम पर्सनल लॉ का समर्थन करेंगे। आपने एक बात कह दी। देश में एक संविधान चलेगा, बाबा साहब जवाब अम्बेडकर सुन लीजिए, का, जो जवाब- देश का संविधान है। यहाँ पे कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। झूठ और हल्ला, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। झूठ और हल्ले से देश नहीं चलेगा, यह संविधान है। अभी मैं बनारस में एक झूठ और कार्यक्रम में लूट, था, झूठ और बनारस में एक लूट कार्यक्रम दोनों। में था, डीआईजी स्तर के एक आदमी ने मुझे मुझसे लगता है कि मैंने एक जो मिनट, तारीफ की एक थी मिनट। उसको अपने वापस लेना पड़ेगा मुझे। 88 लाख लोगों ने यह संविधान डाउनलोड किया है। बनारस में डीआईजी रैंक के आदमी ने मुझसे कहा आपके पास मैनिफेस्टो दे दीजिए। मैंने अपना उनको दे दिया अपने मोबाइल में से। 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे फोन किया, इसमें तो वो कुछ भी नहीं जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अच्छा, क्या ये खा- है, खाने- सुनो, सब पढ़ लीजिए। अच्छा, ये तो बता दीजिए खाने में कौन सी स्वतंत्रता देना चाह रहे हैं आप एक वर्ग को? इसकी थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए, हम जान जाएं। मुझे लगता है कि थोड़ा मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। आप सारे लोगों को यहाँ बैठी जनता ने सुना है, अब हम जनता के बीच जाते हैं, यहाँ बैठे लोगों के बीच में, कि वो कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, समाजवादी पार्टी से क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, और भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। इधर मेरा सवाल आज बीजेपी पार्टी के नेताजी अवस्थी साहब से है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन आपने जितने भी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, अभी बहराइच का आपने दिसंबर 2023 में सुना होगा, आप ही की पार्टी के विधायक जी की भाभी जी का इलाज किए थे, रात भर बीओ नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पीपीपी योजना के तहत आपने मेडिकल कॉलेज दिया है और उस पीपीपी योजना में जो कर्मचारी ठेके के हैं उसको आपने रखा है। जो पुराने कर्मचारी जिला अस्पताल के थे उनको आपने सीएससी पे भेज दिया और रात भर में विधायक जी की भाभी जी नहीं रही। दूसरा सवाल आपका बांदा के सांसद जी का है जो पीजीआई आए। अगर आपने बांदा में मेडिकल कॉलेज बनाया है तो पीजीआई क्यों आना पड़ रहा है? आपके जो गोरखपुर में एम्स बना हुआ है और अमेठी में, रायबरेली में एम्स बना, वहां के मरीज ऑलरेडी लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में आते हैं। क्या बना है? आपने बना के जो पुरानी व्यवस्था थी जिला अस्पतालों की उसको भी आपने खराब कर दिया है। भाई साहब, आपका सवाल बड़ा लंबा हो रहा है, तो सवाल संक्षिप्त में पूछे और प्रवक्तागण से भी उम्मीद है कि वो टू द पॉइंट जवाब दे। मैं अस्पतालों की बात पे चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए, आपको पता है कि एक कोविड के पहले का देश और कोविड के बाद का देश में बहुत अंतर आया है। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की कमी रही थी कोविड के पहले। पीपीई किट हमारे यहाँ से बनती नहीं थी, आयात होती थी। आज हमारा देश निर्यात कर रहा है। हमारे पास ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट बहुत सीमित संख्या में थे। आज देश में प्रचुर संख्या में है, हमने उनको मजबूत किया है। जिन्होंने देश में 57 साल राज किया है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते। जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने हर
डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज ये हम लगा रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि आर्थिक की व्यवस्था कम हो रही है। वहां पर हमने पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट पार्टीज को आमंत्रित किया कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और हम जो है उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात जब आप करेंगे तो ये पहले भी था, जैसे लखनऊ में पीजीआई है या हमारा राम मनोहर लोहिया जो आयुर्विज्ञान संस्थान है, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। हमेशा से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लोग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जाते रहे हैं, तो आज भी जा रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल। हमारे बीच बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी हैं शहर के, हम उनसे भी जानते हैं कि तीनों पार्टियां जो दावा कर रही हैं या चुनाव में जिन चीज़ों को लेकर जा रही हैं उन पर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर निशी पांडे जी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है, हम उनसे बात करते हैं वो किस तरह देख रही हैं चुनाव को। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने युवा के लिए क्या करना चाह रहे हैं और क्या उनके लिए उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सभी पार्टीज अपना अपना पक्ष इसमें रखती हैं, लेकिन युवा बदलते परिवेश में, विश्व के बदलते परिवेश में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना और नौकरियां कमी होती जाएंगी। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो इन्वेजन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो स्वरूप लिया है, बहुत जल्द 5 वर्ष या 6 वर्षों के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ युवाओं के लिए चली जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इस पर आप लोग क्या सोचते हैं ये जानना अनिवार्य है। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल तीनों से है। तीनों से। बताएं। जवाब दे दूं तो एक एक करके तीनों। देखिए, जहां तक युवाओं की बात कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है, क्योंकि देश की युवा शक्ति ही हमारी पूंजी है, धरोहर है। आपको 10 सालों का हम अपना किया हुआ काम बता सकते हैं कि हमने 27 लाख करोड़ रुपया निवेश करके खर्च किया है मुद्रा लोन के माध्यम से, कि स्वरोजगार, क्योंकि नौकरी सबको देना संभव नहीं है, तो रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए हमने 46 करोड़ लोगों को जो है मुद्रा लोन के माध्यम से दिया है। और 1.5 करोड़ युवाओं को हमने कौशल विकास से उनको कौशल विकास की शिक्षा दी है, जिससे कि वो एक अपना ढंग से कोई रोजगार कर सके। उनके पास एक स्पेसिफिक स्किल इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसका केंद्र हमने बना करके ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को हमने मौका दिया है। और हम लगातार रेहड़ी पटरी वाले जो रोज खाने वाले लोग हैं, ऐसे 63 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, दुकानदारों को हमने आसान शर्तों में ऋण दिया है। और अभी इस 5 साल में सरकार 1 लाख करोड़ रुपए बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था करी है, जो कि हम युवाओं को हम देंगे। दीपक जी। देखिए आदरणीय मैम ने बड़ा अच्छा सवाल किया और हमारी आप आदर्श भी रही हैं, हम लोग चूंकि इनके छात्र रहे हैं। देखिए बिल्कुल बहुत सही सवाल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं। अरे जो प्रत्येक बता दीजिए ना। अरे अब आप बीच में पूछा क्या कर रहे हैं? ये आपकी हताशा और निराशा दिखा रहा है कि प्लीज आप उत्तर दीजिए। 4 चरणों में आप चारों खाने चित हो चुके हो, इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन। आइए मूल बिंदु पर आइए, सवाल का जवाब। ये बीच में से इंटरप्ट कर देंगे तो हम लोग प्लीज ज्यादा तेज टोके नहीं, इनसे ज्यादा तेज हमारी, इनको बोलने नहीं दूंगा फिर। लेकिन मैम जब समाजवादी की सरकार थी, टीसीएस देखिए समाजवादी पार्टी की देन है, एचसीएल जो लगा हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है, सैमसंग जो यहाँ बनाने वाली कंपनी आई, नड्डा साहब यहाँ पे आए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। हमने रोजगार के बहुत से अवसर हमने यहाँ पे उपलब्ध कराए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून के बाद बनेगी तो हमारे मैनिफेस्टो में, क्योंकि जिस तरीके से ये कह रहे हैं, आज इन्होंने खुले मन से कह दिया कि नौकरी देना सबके लिए संभव नहीं है। 74 साल के प्रधानमंत्री जी अपने लिए एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन अग्निवीर को 4 साल के अंदर अंदर उनको जबरिया रिटायर करने का काम ये कर रहे हैं। उनके लिए इनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन 74 साल के प्रधानमंत्री जी अपना पद संभालने के लिए एक बार दोबारा फिर मौका मांगे। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, पहले आए। आप कहाँ इतना ज्यादा परेशान, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे पढ़ करके आप लिख पढ़ करके आए हो, वो अपना बंद कर दो। जो आपकी जो आप निगेटिव दी थी, जो अरे बात बुद्धिजीवियों के सवालों का जवाब दीजिए, आपको ही मौका है। 5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो जाती थे आपके जो अध्यक्ष हैं, उनके हो जाती है 5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उन्होंने हाई कोर्ट ने सारे भर्ती बोर्डों को एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द बनाए रहिए। देखिए आपने बोला अच्छा सवाल, आपकी ये जो है ये आप जवाब दीजिए प्लीज जवाब। नैरेटिव क्रिएट करके आए हैं, लिख पढ़ के आए, वही नैरेटिव रटाया पढ़ाया। आप जवाब दीजिए सामने बोल रहे हैं। अरे इनके पास क्या जवाब, इनके प्रधानमंत्री जी जो है के सवालों का जवाब दीजिए। मेरी बात आने दीजिए। तो जब 2014 में इनके प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देने का वादा किया था, नहीं किया था? कहाँ इनके वादे, कितनी नौकरी इन्होंने दे दी? आज पीएफओ का आंकड़ा रखा है अभी
अरे कौन सा रखा है, हमको भी बता दो, हम भी Please, उसी लाइन में please, अपना जवाब लगा दीजिए, दें। जवाब हम भी दीजिए। अपने लड़के को उसी लाइन में लगा दे जिस लाइन में अब बता रहे क्या? नौकरी मिल रही है। ये 74 साल के प्रधानमंत्री जी आपसे तीसरा मौका मांग रहे हैं। आप ये बता चुके। तो देखिए आगे। मैंने कहा ना कि अब मैंने इनसे बार बार पूछा कि लखनऊ में कोई एक अरे डेवलपमेंट का युवाओं के काम लिए क्या नहीं करेंगे, उन्होंने सवाल पूछा है। आप 5 साल में मैंने युवाओं के किया, लिए क्या करेंगे बताइए। मैंने किया, हम आगे भी करेंगे। अरे क्या करेंगे? टीसीएस कोई किसकी योजना देन नहीं है इनके है? पास। टीसीएस किसकी? कोई योजना नहीं है इनके पास। एचसीएल कौन लेकर के आया? प्लीज। एचसीएल कौन लेकर के आया? एचसीएल आप एक डेवलपमेंट। और सुन लीजिए, ये बात स्वास्थ्य की कर रहे थे, अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, बांदा से लेकर के बहराइच से लेकर के। मेरे भाई, मैं आपका सवाल का जवाब चूंकि ये तो नहीं दे पाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक मर्माहत करने वाला दृश्य और वीडियो पूरे देश और प्रदेश और हिंदुस्तान ने देखा होगा। और यहीं से स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, हम समझते हैं 4 किलोमीटर दूर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन किस तरीके से आपने देखा होगा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एक डॉग, एक कुत्ता जो एक इंसान का हाथ लेकर के जा रहा था। क्या देखा था दुनिया ने? नहीं देखा था। सीपी राय जी, आप सीपी राय बताइए, जी। ये स्थिति है मेडिकल कॉलेज की। आपका इस क्या बात करेंगे इस बात? सीपी राय जी, आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिए। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। डॉक्टर पांडे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और वो सवाल पूरे हिंदुस्तान की जनता के मन में है, हर माँ के मन में है, हर पिता के मन में है। मैं एक सवाल, एक खाली एक दृश्य दिखा देता हूँ। अभी कुछ साल पहले कांग्रेस सरकार थी, धड़ाधड़ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे थे, चूंकि वो शिक्षा से जुड़ी हुई इसलिए कह रहा हूँ मैं। MBA के कॉलेज खुल रहे थे, BTC की मान्यताएं लोग ले रहे थे, B.Ed की मान्यताएं ले रहे थे। वो क्यों ले रहे थे? इसलिए ले रहे थे कि इधर से डिग्री लेके निकलता था बच्चा, उधर से नौकरी मिल जाती थी। आज लाखों की तादाद में लोग देश और विदेश में उन डिग्रियों के बूते पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इधर वो मैडम से पूछ लीजिए कितने बड़े पैमाने पर ये सारे B.Ed के कॉलेज, BTC के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA के कॉलेज कितने बड़े पैमाने पर बंद हो गए हैं। पहले खुले क्यों थे और अब बंद क्यों हो गए? यही अपने आप में जवाब है। और हम आएंगे, हम क्या करेंगे वो हम जवाब देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से अपना प्रश्न रखना चाहता हूं। एक मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में जो लगातार सिलसिलेवार प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि ये तीनों निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं और धराशायी हो गए हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में जो आख्या आई है, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 60 दशकों में अभूतपूर्व मुनाफा कमाया, जिसमें से 50% से ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक का रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने को फिर से पुनर्स्थापित किया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अभूतपूर्व प्रगति करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू किया। और तो और आज के दैनिक जागरण में जो समाचार है, विश्व बैंक ने ये एक्नॉलेज किया है कि भारत की GDP 8 हो जाएगी। उसने 7.5 से वादा 8 किया है। तो और चौथी खबर ये भी है कि जापान को जल्द पछाड़ के भारत तीसरी। मेरा ये सवाल निवेदन, छोटे करिए। बीजेपी के आपने तो सवाल पूछा है। मेरा ये निवेदन है कि आप एक 60 साल का दशक आपको राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, आप केंद्रीय में विपक्ष के नेता हैं, ठीक, समझ गया, तो समझ इस गया। तरह के मुद्दों को समझ आप गया, अध्यापक रहा हूं, बहुत जल्दी सवाल समझता हूं। गलत तथ्य जो सर्वात मैं 36 साल अध्यापक रहा हूं, बहुत जल्दी प्लीज सवाल सवाल समझता हूं। छोटे पूछे आप लोग भाई। ये To the सवाल point. नहीं था, ये बीजेपी का अपना एक वक्तव्य था। LIC बनाई किसने? इन बैंकों की स्थापना की किसने? ये बैंक कैसे मजबूत हुए? और बैंकों का विलय करने को मजबूर किसको होना पड़ा? कई बैंकों का विलय करने को मजबूर क्यों होना पड़ा? बैंकों की, मेरा बेटा बैंक में मैनेजर है, मैं जानता हूं बैंकों की हालत कितनी खस्ता कर दी गई है। आपको बैंक में अपने FD पर कितना ब्याज मिलता था याद होगा? बैंक कितने मजबूत थे वो भी याद होगा आपको। आज आपको क्या मिलता है वो भी आपको पता होगा। आज बैंकों में आपके कितने पैसे छोटी छोटी बात पर कट जा रहे हैं वो भी आपको पता होगा। मुझे लगता है मेरा इतना जवाब काफी है। अनर्गल प्रोपेगेंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हमने बैंकों की बर्बादी के खिलाफ जरूर आगाह किया है। हमने ये आगाह किया है, जिस तरह से यहाँ का एयरपोर्ट चला गया अडानी के नाम, जिस तरह रेलवे स्टेशन चले गए, ये किसी की अपनी संपत्ति नहीं है, ये भारत की जनता की, मेरी और आपकी संपत्ति है। किसको हक बनता है कि किसी पूंजीपति को दे दे वो? हम इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ रहेंगे हमेशा। देखिए इसमें एक इस बात में कहता हूं इनकी बात, ये बार बार कांग्रेस ये मिथ्या प्रचार करती है कि प्राइवेट कंपनीज को रेलवे स्टेशन बेच दिए गए या एयरपोर्ट दे दिए गए। परिचालन करने के लिए सरकार ने एजेंसियों को हायर किया है, टेंडर के आधार पर दिया है,
कि उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो पैसा सरकार का उसको चलाने में खर्च होता है उस पैसे को वो नई चीजों में खर्च करते ठीक है, उन्होंने अपना जवाब दिया, आपने अब रखा। हम अगले सवाल अब आपको एयरपोर्ट पे जाने पे कितने पैसे देने पड़ते हैं? अगले सवाल की ओर जाते हैं। जाने पर कितने पैसे देने पड़ते हैं? झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलते रहेंगे। आदरणीय आनंद जी की जो एक सवाल था उस पर मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार सदन में खड़े होकर के $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, और $1 ट्रिलियन कब होगा? आज हमारे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट कितना है? आज हमारे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट मात्र 12 से 14% है। जब तक उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 34% नहीं होगा, तब तक $1 ट्रिलियन की बात भी करना बेमानी है। क्योंकि केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को उनको कॉपी करके $1 ट्रिलियन की बात। चलिए ठीक है, हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं पीछे से। मान्यवर, एक सवाल पीछे से एक सवाल। मैं व्यापारी हूं, सतपाल सिंह मीत, लखनऊ व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता अपना घोषणा पत्र लेके आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि व्यापारियों की सुरक्षा और व्यापार की उन्नति और प्रगति के लिए क्या इसमें कुछ है? आपका जितना भी व्यापार पनपा, पला, बढ़ा, जो भी हुआ, आज आप जो करोड़ों लोग व्यापार कर रहे हैं और बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बड़े कारखाने खुले हैं, वो आखिर किसकी सरकारों में खुले हैं? वो सारा व्यापार किसकी सरकारों में पनपा है? क्या मनमोहन सिंह को भूल जाना चाहेंगे आप? क्या नरसिम्हा राव जी को भूल जाना चाहेंगे? अगर भूल जाए तो कोई बात नहीं, वरना इतना जवाब काफी है। मैं जागरण संगनी क्लब की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ये बात पूछना चाहूँगी कि अभी उन्होंने कहा कि अगर कोई शासक 10 साल से ज़्यादा शासन करता है तो वो तानाशाह बन जाता है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने तो शासन किया 47 से 64 तक। और एक क्वेश्चन और है मेरा कि आप जो है राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं, खून बहाने की बात कर रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जो भी पुश्तों का खून बहा है तो वो भी खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पुश्तैनी जगह अमेठी से चुनाव लड़ना इस बार क्यों नहीं स्वीकार किया? 2 बातें पूछा आपने, बहुत अच्छा, 2 बातें पूछा आपने। पहला आपने पूछा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या कहना है। जवाहरलाल नेहरू जी के 9 साल जेल में बीते थे। इस देश के बड़े आदमी थे, 250 करोड़ की संपत्ति, 47 में देश को जरूरत पड़ी तो देश को दान दे दी। वो जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई से तब के निकले थे, जनता चाहती थी कि वो रहे, और इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला बाकी लोगों से नहीं कर सकते। जो तानाशाही लाना चाहते हैं, जो इस संविधान को मिटा देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं संविधान मिटा करके मनुस्मृति लागू कर दी जाए, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा राहुल गांधी, 1 मिनट अब जवाब दे देता हूं। राहुल गांधी ने अमेठी से क्यों लड़ा और कहां से क्यों लड़ा? दूसरे लोग आखिर गुजरात छोड़ करके बनारस लड़ने क्यों चले आए? इस देश में अगर इस देश की आप नागरिक हैं, आपका अधिकार है, आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं ये आपका अधिकार है। और राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा वोट से रायबरेली जीतने जा रहे हैं और अमेठी भी भारी वोट से जीतने जा रहे हैं। सवाल आपका सवाल हो गया मैम। आपका सवाल प्लीज। सवाल नहीं है मेरा सवाल नहीं है, बस एक बात है कि आप जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो 10 साल से ज्यादा किसी सरकार को रखना चाह रही है या नहीं रखना चाह रही है। ये मेरी मान्यता है, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मेरी मान्यता है, कोई भी सरकार 2 बार से ज्यादा उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। मेरी मान्यता, रोटी को पलटते मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की का वादा किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी आते हैं। 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दें और ये बता दें कि उनके स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। नंबर 1, जानना चाहता हूं 10 स्मार्ट सिटी नाम बताइए। 10 स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। 10 स्मार्ट सिटी के नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश में आते हैं। जो उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी आते हैं उनके नाम बता दीजिए। छूट की फहरिस्त नहीं चलेगी। दूसरा सवाल, इस देश में आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आपने किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन और कर्जा 74,000 रुपए कर दिया। इस पर जवाब दे दीजिए। तीसरा सवाल, आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 12 करोड़ लोगों ने रोजगार छीन लिए गए। इन तीनों सवालों का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चौथा पोडियम मुझे लगवा देना चाहिए था एक और। तो आप आते हैं, जनता आपसे सवाल लेती तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए फिर भी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए उन्होंने सवाल पूछ दिया। एक मिनट जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात, बेरोजगारी जरूर बढ़ी है,
लेकिन उन पुश्तैनी परिवारों की बड़ी है जो अपनी पार्टियों के मालिक हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। इस तरह के जितने भी पार्टियों के मालिक हैं उनकी बेरोजगारी बढ़ी है और उनकी बेरोजगारी बढ़नी आवश्यक है। क्या कारण था कि यादव समाज से आने वाले अखिलेश यादव अगर टिकट 5 यादवों को दे रहे हैं तो 5 परिवार के लोग हैं और यादव समाज यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर कटाक्ष एक ही परिवार के 5 उत्तर लोगों को प्रदेश टिकट के दिया जितने इन्होंने। भी बेरोजगार तो ये हैं परिवार उनके के ऊपर लोग कटाक्ष हैं, करने का वो काम कर दुनिया रहे से हैं। मांगते हैं, ये पिछड़ों को पर्चाली मांगते हैं, प्रदेश देने बनाने की का बारी भारतीय जनता आती है पार्टी तो ने अपने सरकार परिवार को अपने उसको उस पर देते कुछ हैं। नहीं बोल रहे। कोविशील्ड पर एक शब्द नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक शब्द नहीं। अडानी अंबानी कहाँ गए? अडानी अंबानी मेरा इधर नोटबंदी पर एक शब्द नहीं। देखिए मेरा जो है आप तीनों लोगों से सवाल है। किसानों की बात उन्होंने जरूर की, मैं किसानों पे कहना चाहता हूँ। किसानों पे आपने जो बात पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, जो लिखे हैं पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। किसने पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ के बताइए गलत सही, क्योंकि आप तो जो आप निगेटिव नैरेटिव क्रिएट करके हैं, निगेटिव नफाजी नहीं करूंगा। आपने मैं बोलूंगा अरे आप भी परिवार बढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है? युवाओं के लिए कौन मना कर रहा है? योजना नहीं है आपके पास। अरे कौन सी योजना? राजनीतिक सिर्फ समाजवादी सरकार की देन नहीं है। है। 60 लाख नौजवानों के भविष्य के बारे में 60 लाख नौजवानों के भविष्य के बारे में सरकार वो नौजवान बदला लेंगे। 20 तारीख को लखनऊ के नौजवान बदला लेने जा रहे हैं आपसे। अरे कौन है? मैं किसानों के लिए मैं कह दूं, कर दिया 11 करोड़ पढ़ लीजिए, पढ़ किसानों लीजिए। को आप तीनों से सवाल है, मेरा आप तीनों से सवाल है, जो है आप लोगों की- उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। 10 वर्षों में कृषि बजट को हमने 5 गुना बढ़ाया है। जो झूठ तथ्य होता है, झूठ। ये राजनेता हैं, झूठ। इनको यही नहीं मालूम कि झूठ बोल रहे हो, कहां पहुंच गई झूठ है। बोल रहे हो। आज आप लगातार झूठ बोले जा रहे हो, लगातार झूठ बोले जा रहे हो। किसानों की शहादत पे बोलो आप, बीमा योजना किसानों दी की है। शहादत पे क्यों नहीं बता पा रहे 11 हो? लाख जो करोड़ किसानों ने रुपए की शहादत सब्सिडी हमने कर दी, खाद्यान्न उस सब में ने सवाल, एक पढ़ करके बोल रहे हो, जो लिख करके आए हो। लास्ट सवाल आप लेते हैं लोगों जनता से से। मेरा आप तीनों से सवाल है, शिक्षा, सुरक्षा, इस पे आप लोगों की क्या पॉलिसी है, और सर्विस पे तीनों लोगों से सवाल है, किसी एक से नहीं है, किसी एक से नहीं है। आप कभी बात करते हैं इधर की, कभी उधर की, सुरक्षा की करते हैं, मणिपुर की क्यों नहीं करते हैं? बाकी जगहों की आप क्यों बात नहीं करते हैं? उन जगहों पे आप जिन महिलाओं के लिए कर रहे हैं, रात में आपका उनका सवाल क्रियाक्रम बहुत कर दिया अच्छा जाता है। है। अगर मैं आपको जवाब देता बात हूं। करनी है, अगर आपको बात करनी है तो ये देखिए कि आप क्या शिक्षा मैं पे जवाब लोगों के देता लिए हूं कर रहे आपकी बात हैं, का। सुरक्षा पे कर रहे हैं। आपने मणिपुर की इन मुद्दों पे चर्चा बात करी। होनी चाहिए। ठीक है, एक-एक करके तीनों लोग बोल दें। मणिपुर की चर्चा इन्होंने हाँ, स्पेशल जी। करी है। मणिपुर के विषय पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जातीय संघर्ष पिछले 55 सालों से चल रहा है। वहाँ पर ये कोई एक घटना नहीं है। उस घड़ी घटना की निंदा करी है, उस व्यक्तियों को पकड़ा भी गया है। हमारे गृह मंत्री खुद मणिपुर गए, हमारे गृह राज्य मंत्री वहाँ पे 25 दिन कैंप करके आए, और जब लोकसभा के अंदर चर्चा हुई मणिपुर के ऊपर, तो ये दोनों लोग और इनके साथ के लोग भाग गए। मणिपुर में कोई चर्चा नहीं करी है, वहां नो कॉन्फिडेंस में चर्चा करने आ गए थे, मणिपुर की चर्चा छोड़ के भाग गए। और मैं कहता हूं महिला अस्मिता की बात आपने बहुत अच्छी करी है। अभी दिल्ली के अंदर इन दोनों के इंडी अलायंस के साथी, उनकी राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की सक्रिय मेंबर हैं, 9 वर्ष महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, मारा गया, पीटा गया, उनकी फायर की गई। दोनों के मुंह सिले हुए हैं, कोई नहीं उस महिला से खड़ा होने को तैयार है, जो कि मेरा और पराया। मेरा सवाल रंजन जी से है। सवाल है, एक मिनट। मेरा सवाल रंजन जी से है, सपा से। उनके सवालों को तो जवाब दे दूं, एक एक करके उन्होंने पूछा है हमारे भाई। रंजन जी। महिला सुरक्षा से ले, उसके अभी जो बाद सवाल आया- रंजन जी से मेरा सवाल है, सपा जी से। मैं उनके सवाल का एक बार जवाब अभी दे एक दूं, सवाल उसके बाद- तीनों रंजन का जी। किया था। रंजन जी कृपया मेरा एक सवाल है, मैं आप उनके सुन सवाल लीजिए। का जवाब दे दूं मैम, मैं उसके बाद में आपको नहीं नहीं, सवाल इधर हूँ मैं, दूंगा। सामने हूँ, सामने। नहीं, नहीं, मैं अच्छा आप नहीं, इधर अभी हैं। एक सवाल इधर हूँ। पूछा गया था तीनों से। मैं इनके सवाल का एक बार जवाब दे दूं। अभी हमारे भाई ने कहा था मेरे तीनों प्रवक्ता दोनों सवाल का जवाब आप एक साथ दे सकते हैं, मुझे भरोसा है आप पे, क्योंकि आप बताते हैं कि जब हम बोलने लगेंगे तो बीजेपी वालों को बोलने नहीं देंगे। आपने अभी खुद ही कहा है। ज्योत्सना जी, आप भी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, ये मैं जानता हूं। नहीं, आप जाने बहुत अच्छी बात। मैं सिर्फ एक महिला हूँ, तो नहीं, महिला होने के नाते रंजन जी, मैं महिला होने के नाते सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करूंगी आपसे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप दे रही हूँ। अभी जो आप सामने खड़े होकर कर रहे हैं, मैं कल आपका रैली निकला हुआ था जी जी, मैं वहाँ पे हजरतगंज चौराहे पे फंस बधाई आपको कि आप उस रैली में शरीक बस इतना ही पूछना। बधाई आप। 2016 से पहले जो आप आपको लड़के बहुत गलतियां बधाई। करते थे, वो फिर करेंगे क्या गलतियां? इनका सवाल आ गया। मेरा सवाल है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली में आप शामिल हुई। नहीं, शामिल हुई, मैं निकल नहीं थी, मेरे गाड़ी को घेर लिया गया। और मैं आपके
महिलाओं का कितना सम्मान बोलने नहीं और मैं समझता महिलाओं का हूँ सम्मान 20 तारीख को वोट भी आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही एक करेंगे। सवाल और लिया जाएगा, अब सेशन को क्लोज करेंगे। मेरा सवाल है, मुझे चूज करने दीजिए। मैं ज्योत्सना जी की बातों का जवाब दे जिन दूं। लोगों ने पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे, जो जिनके पास माइक नहीं पहुंच रहा है, माइक हमारे पास वो है, कुछ पीछे जो पूछने हाथ देंगे उठाए हुए सर। लास्ट। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। करप्शन प्रिवेंशन इंडेक्स में 2022 में भारत 84 पे था। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन 93। not तो 93, इसके बारे 111 में क्या कहना चाहेंगे? करप्शन जो बढ़ गया है। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा किसी साथी ने। सुरक्षा पर, शिक्षा पर आपकी क्या राय है? और मणिपुर पर। सुरक्षा का सवाल कभी राजनीति का सवाल नहीं रहा। आप लोगों को याद होगा इंदिरा जी की सरकार के जमाने में वो अमेरिका के राष्ट्रपति को धत्ता पता के चली आई थी और आते ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी नेता विरोधी दल थे उनको बुलाया, उनसे बात की, उनसे कहा देश की तरफ से जवाब देने आप जाइए, ये लोकतंत्र था। और उसके बाद राय बात करने के बाद बांग्लादेश हुआ। अब की हालत यह है, कुछ नहीं बताया जाता। बीजेपी के सांसद ने लोकसभा में खड़े होकर के भाषण दिया, आपके यूट्यूब में मौजूद है। आप यहां हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां चीन अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर घुस के बैठ गया है और सड़क बना रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके ऊपर 3 इडियट बनी है फिल्म, वो पिछले 55 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, जरा उसको खोल के देख लीजिए। 50-50 हजार लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर 4000 वर्ग मील जमीन चीन ने कब्जा कर ली है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि देश सबका है, ये किसी एक का नहीं है। हम लोग इन चीजों को डील करना जानते हैं, पहले इससे निपट चुके हैं। आइए देश के बारे में मिलकर बात करें, मिलकर निर्णय लें। आपका हो गया, लेकिन रेल के बाद नहीं की गई। सर आपका हो गया। देश की सीमाओं में सवाल किया मैं- है। पहली बात, मैं जो देश है- की गरिमा और देश की गरिमा। हेलो भैया, एक सवाल है भारतीय प्रवक्ता जी से, एक सवाल है मेरा। अरे एक मिनट मैं इनके थोड़ा करेक्शन कर दूं। देश की सीमा और सेना पर सवाल खड़ा किया है। देश के सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा बताने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। ये बताइए देश के 6000 वर्ग मील जमीन को चीन का कब्जा है कि नहीं? आर्मी स्टाफ 6000 वर्ग मील जमीन को चीन का कब्जा है या नहीं? बात हाँ या दूसरी ना? बात, एक लाइन का जवाब हाँ दीजिए। बता रहा हूँ, वहाँ राहुल चीन गांधी का कब्जा है कि राहुल नहीं? गांधी जो है सीमा नापने नहीं गए हैं। हमको देश की सेना पे भरोसा है। आपके और सांसद सेना- ने कहा। अरे मेरी बात सुन तो आपके लीजिए। सांसद ने हम कहा। तो सेना की बात क्यों मानेंगे? सेना उसके बारे में आपने ऑथेंटिक जो अपनी है वो बात है कह वो ली, बोल सकती है। इनको अपनी बात सेना कहने ने दीजिए, कहा please। है कि हमारी एक भी गलत बात होगी तो बोलना पड़ेगा। एक भी गज जमीन सेना में नहीं गई है, सेना ने बयान दिया है। और सर्जिकल स्ट्राइक में सेना ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे। तो ये देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते हैं, ये खाली राहुल गांधी की बात करते हैं जो कि सेना में जाकर के चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं। एक सवाल किससे आप? दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस से हमारे लाल साहब, भाई साहब, लाल साहब प्लीज एक सवाल का जवाब हमारे देके, एक सवाल का जवाब। दीपक रंजन जी से, हम एक सामाजिक संस्था से हैं, हमारा संगठन महिलाओं का है। हमने पहले की सरकार भी देखी है जहां महिलाएं असुरक्षित समझती थी और पुलिस को बोनट पर बैठाल के घुमाया जाता था। और आपके हमारे कहा जाए समाजवादी पार्टी जो सरकार थी वो अपने यहाँ गुंडों और कहा जाए मवालियों को सीटें दिया करती थी विधानसभा और सांसद की। पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल सर आपसे कि आपके यहाँ कौन प्रधानमंत्री बन के आ रहा है? भारत के संविधान में एक नियम है कि देश की जनता एमपी चुनती है, प्रधानमंत्री नहीं चुनती। फिर सांसद जो होते हैं उनके बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसके दलाल पर उसका मंत्रिमंडल नियुक्त करता है। ये भारत का संविधान है। इस संविधान के द्वारा चुने गए सांसद अपना नेता चुन लेंगे। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल बताया। वो पुलिस के अधिकारी का नाम था सर्किल अफसर साहनी, जिनको समाजवादी पार्टी गुंडों ने जीप के बुनेट पर बांध कर लखनऊ में घुमाया था। एक सर्किल अफसर थे जियाउल हक, समाजवादी पार्टी के अंदर प्रतापगढ़ कुंडा के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक तंजीम अहमद करके सर्किल ऑफिसर थे बिजनौर के अंदर, जो एनआईए में सर्किल अफसर थे,
इनकी सरकार के अंदर पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और हमने अब जो है सबको सुरक्षा दी है, इनामी कुख्यात अपराधियों को मार के गिराया है। आज रंगदारी जमीन कब्जा करना और जो मकान कब्जा करने वाले थे आज उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है किसी जमीन कब्जा कर ले। अब दंगाइयों का तुष्टीकरण नहीं होता है, उनकी फोटो चौराहे पर लगाई जाती है और दंगा करने पर उनकी संपत्ति को नीलाम करके दंगे की भरपाई होती है। हर जिले में बिजली आ रही है। अब उत्तर प्रदेश बम चलते बम बम बोले का नारा चलता है। हमारी बहन मैं आवाज आपको पहचानूंगा नीला वर्षा जी, मैं आप दिख नहीं रही है, लेकिन देखिए इसके लिए आपको एनसीआरबी का डाटा आपको चेक करना पड़ेगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एनसीआरबी डाटा बताता है, ये हम नहीं बता रहे। एनसीआरबी डाटा कोई झूठ नहीं बोलता है। एनसीआरबी डाटा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला स्टूडेंट के केस जो है कहीं बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। महिला खिलाड़ी हमारी बहन बेटियां जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, आज क्या हुआ उनका? कुलदीप सेंगर साहब को टिप्पणी कर दी। परिवार आप भी बढ़ाओ, परिवार आप भी बढ़ाओ ना, रोका है क्या? आप भी परिवार बढ़ा लो। अरे आप भी परिवार बढ़ा लो। आपको किसी ने रोका? आपको किसी ने रोका? परिवारवाद पे आओगे तो ऊपर से नीचे तक गिरा दूंगा और यहाँ से डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। परिवारवाद पे आओगे ऊपर से नीचे तक परिवारवाद गिरा दूंगा और भाग जाओगे डिबेट छोड़ करके आओ, भाग जाओगे डिबेट छोड़ करके आओ। तो गुंडागर्दी कर नहीं पाएगी। ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, गुंडागर्दी का लाइसेंस भाजपा ने ले रखा है, गुंडागर्दी करने का लाइसेंस बीजेपी ने ले रखा है। गुंडे आप लोग करो, पूरे प्रदेश में गुंडे करो, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने भर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक सब नहीं बोले, कोविशील्ड लगवा दिया, गुंडागर्दी वाली बात कर रहे हैं, कोविशील्ड लगवा दिया। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर की वाशनी। हम लोग राजनीति में इसीलिए नहीं आना चाहते कि इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन है कि हमारी आज की जनरेशन, हम लोग गाँव में आगे हमारे बच्चे भी कहते हैं क्या पढ़े, नौकरी है संविदा पर है, स्टार्टअप करे, संविदा की नौकरी है, क्या करे? तीनों से मेरा क्वेश्चन है कि एक बहन को मैं जवाब दे देता हूँ, मुझे जाना है, मैं जवाब देता हूँ। ये मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। हमने इसमें वादा किया है संविदा पर नौकरी का, तो हम ये जो तरीका है इसको खत्म करेंगे और उनको सबको स्थायी करेंगे, हमारा वादा है। देखिए बीजेपी सरकार जो है कौशल विकास पर केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है, युवाओं को कौशल विकास की शिक्षा दे रही है, वो अपना व्यापार कर सके, खुद भी अपना कमाए, दूसरे को भी रोजगार दें। हम स्टैंड अप करने वाली कंपनियों को उनको समर्थन दे रहे हैं। हम 27 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन दे चुके हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का हम और लोन नहीं देंगे, तो हम उससे रोजगार उत्पन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, भाग लिया।